हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा पार्ट, लेक्चर नंबर 6। तो पार्ट नंबर सेकंड। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एल्केन्स। एल्केन्स को हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का सेकंड पार्ट। अगर देखा जाए इस यूनिट के 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ एल्केन्स, सेकंड पार्ट इज़ एल्कीन्स एंड द थर्ड पार्ट इज़ एल्काइंस। एल्केन्स को हमने कंप्लीट किया लास्ट टाइम। हमने लास्ट टाइम कन्फर्मेशन पढ़ा था इथेन का, तो उसको कंप्लीट किया था, वो लास्ट लेक्चर था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एल्कीन्स। ओके, आइए हम समझते हैं एल्कीन्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर एल्कीन्स की हम बात करें, एल्कीन्स आर एक्चुअली दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन आर मोर डबल बॉन्ड्स। और हम ऐसे भी कह सकते हैं दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू आर मोर कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ टू डबल बॉन्ड। मतलब या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कार्बन की चेन है, ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है और हर कार्बन लिंक है एक दूसरे के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया तो इन दैट केस ये बन जाते हैं एल्कीन्स। ये जो डबल बॉन्ड आ जाता है बीच में, इस डबल बॉन्ड की वजह से ये एल्केन कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कीन्स के अंदर। क्लियर। अगर अब हम डबल बॉन्ड की बात करें, एल्कीन्स की बात करें, एल्केन हमने क्या देखा था, जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। ये हमारे पास था एल्केन्स का फार्मूला। लेकिन अगर एल्कीन की हम बात करें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन कम कर देगा। क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी थी, दैट वैलेंसी इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय दिस डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, जो एल्कीन्स होंगे वहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाएंगे। मींस ये जो एल्केन के फार्मूला में ये +2 था, इस +2 को हटा देंगे। द जर्नल केमिकल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स वो बनेगा CnH2n। क्लियर। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम तो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। डबल बॉन्ड अगर बनाएगा वो बनाएगा कार्बन टू कार्बन। तो अब क्या होगा, अगर हम मीथेन की बात करें, जैसे CH4 हमने जो स्मॉलेस्ट मेंबर पढ़ा था एल्केन्स के अंदर, वो था मीथेन CH4, मतलब जिसमें एक ही कार्बन है। अब अगर हम एल्कीन्स की बात करें, एल्कीन्स में एक कार्बन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ तो बना नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। इसलिए द स्मॉलेस्ट मेंबर अगर देखा जाएगा एल्कीन्स का, दैट इज इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास आएगा इथीन। इथीन इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। अगर केमिकल फार्मूला की बात करें, ये डायरेक्ट बनेगा C2H4। क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कीन्स। आइए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए हमारे पास कार्बन एटम होता है और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, सॉरी, कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। ये जो डबल, पहले हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड के बारे में, एल्केन में। तो ये जो सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड बनता था हेड टू हेड ओवरलैप से। हेड टू हेड ओवरलैप से जब सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को हम बोलते थे सिग्मा बॉन्ड। ओके। लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक वाला बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैप से, मतलब सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा ओवरलैप उसको हम बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो दूसरा बॉन्ड है, ये बनता है साइडवेज ओवरलैप से, जिसकी वजह से यहाँ पर बन जाता है पाई बॉन्ड। क्लियर, ये मैंने लिखा है। और अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी में जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। अब अगर देखा जाएगा, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा क्लोजली पैक है और ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स के साथ ही अट्रैक्टेड है। लेकिन पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली अट्रैक्टेड होंगे, लूजली अटैच्ड होंगे। अब इसमें क्या होगा, देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड, ये जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स के अंदर पाई बॉन्ड की वजह से लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड दीज लूज इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक ऑफ वेरियस रिएजेंट टू दीज एल्कीन्स। मतलब यही वजह है इस पाई बॉन्ड की कि इन एल्कीन्स पर बहुत सारे रिएजेंट्स अटैक करते हैं। और पर्टिकुलर कौन से रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन से हुए, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला होगा, फाइल मीन्स लव, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन से होंगे, जो खुद पॉजिटिव स्पीशीज होंगे, मतलब ई पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इसलिए इस पर अटैक करेंगे क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के नीचे नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अटैक करता है इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। क्लियर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, आगे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने जो लिखा है, मैं उसको थोड़ा पढ़ के बताऊंगा आपको। इन एल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, और इसकी एनर्जी देखिए कितनी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है 397 किलो जूल पर मोल की एनर्जी होती है इसकी, विच इज़ फाउंड बाय हेड टू हेड ओवरलैप। ओके। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, लिखा मैंने यहाँ पर, और इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज 284 किलो जूल पर मोल, मतलब उससे कम। वो 397 था और ये 284, मतलब ये वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। और ये बनता है साइडवेज ओवरलैप के साथ ये बनता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच टू इट। ड्यू टू दीज लूजली इलेक्ट्रॉन्स एल्कीन्स आर इजीली अटैक्ड बाय रिएजेंट्स। यही मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में रखे हुए PDF की फॉर्म में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके। सच रिएजेंट्स आर नॉन एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ही क्यों होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल इसलिए अटैक करता है क्योंकि जो पाई बॉन्ड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द नेचर ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली, देयरफॉर इन पर एक पॉजिटिवली चार्ज जो स्पेशल वही अटैक करेगी, देयरफॉर इन पर हमेशा जो अटैक करेंगे वो हमारे पास होंगे इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट इज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दीज एल्कीन्स। अगर ऑर्बिटल डायग्राम की हम बात करते हैं, देखिए ऑर्बिटल डायग्राम कैसी होगी। मैंने पहले ही आपको कहा था कि दो बॉन्ड होते हैं, एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, एक हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये वाला, ये देखिए यहाँ पर, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैप के साथ। और ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड बनता है, ये देखिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, एज अ रिजल्ट पाई बॉन्ड बनता है। साइड वाइज ओवरलैप से देखिए क्या होता है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ऑर्बिटल ड्रा करी, ये वाली और ये वाली ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर ये ड्रा करी, यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये वाला पोर्शन जब भी आपस में मिलेंगे, चूंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं बीच में, ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन शो करते हैं। रिपल्शन मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है ये न्यूक्लियस के, इन इसकी रिपल्शन की वजह से ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड में देखिए क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे होगा, ऐसे, और यहाँ से ऐसे होगा। अब एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है। अब देखिए अगर डिस्टेंस की हम बात करें, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, इन केस ऑफ पाई बॉन्ड बहुत कम है। कम डिस्टेंस की वजह से न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड हमेशा अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर। यही वजह है कि पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर IUPAC ने, मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि नॉमेनक्लेचर कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नाम दिया जाता है, IUPAC नेम कैसे दिया जाएगा एल्केन्स का। वहाँ पर मैंने आपको 5 पार्ट्स बताए थे। एक हमारे पास था सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक हमारे पास था प्राइमरी प्रीफिक्स, हमारे पास था वर्ड रूट, हमारे पास था प्राइमरी सफिक्स, हमारे पास था सेकेंडरी सफिक्स। ये 5 पार्ट्स थे। मैंने आपको डिटेल में बताया था कौन चीज़ किसको रिप्रेजेंट करता था। जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करेगा नेम ऑफ सब्सटेंट को, प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करेगा साइक्लिक रिंग को, साइक्लो, वर्ड रूट रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करेगा अनसैचुरेशन को, एंड सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करेगा फंक्शनल ग्रुप को। अब यहाँ पर बाकी सब चीज़ें एज सच रहेंगी जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ी हुई थी, बट जो डिफरेंस आएगा PS में, प्राइमरी सफिक्स में। प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता था सैचुरेशन को। एल्केन्स के अंदर सैचुरेशन क्या थी, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम PS यूज़ करते थे, प्राइमरी सफिक्स यूज़ करते थे ANE। लेकिन जो एल्कीन्स होंगे वहाँ पर प्राइमरी सफिक्स के केस में डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होगा ENE। ठीक है। बस बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स के केस में एन की जगह एल्कीन्स में ENE लगेगा, बाकी एज सच सेम रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पर हम जो चेन सेलेक्ट करते थे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे इन केस ऑफ एल्केन्स। लेकिन एल्कीन्स में भी हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। अगर प्रिंसिपल चेन हमने ड्रा करनी है लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई 2 चेन्स बनती होंगी, अगर कोई एक लंबी चेन बनती है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं आता है, आपने उसको कंसिडर नहीं करना है, आपने उसको कंसिडर करना है जिसमें डबल बॉन्ड आएगा। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर
यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, सपोज कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन अगर ये देखेंगे, हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये दिस एंड दिस वन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आते हैं यहाँ के लिए 1 2 3 4 5 6, छः कार्बन है। लेकिन हमने ना ये चेन सेलेक्ट करना, ये चेन सेलेक्ट जो हमने चेन करनी है वो हमने चेन ये वाली सेलेक्ट करनी है, ये देखिए यहाँ पर ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है हमने, ये वाली। और इस चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, इस चेन के अंदर है 1 2 3 4 5। देखिए ये मैं आपको समझा रहा था कि अगर हमने लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। अगर लॉन्गेस्ट चेन जो आपके पास होगी, अगर उसमें डबल बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल नहीं आता है, आपने उसको प्रेफर नहीं करना है, प्रेफर हम उस वाली चेन को करेंगे जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स इंक्लूड होंगे। देयरफॉर आपके पास जो चेन बनेगी वो ये वाले बनेगी, और ये वाला ये एक्ट करेगा एज अ सबस्टिट्यूएंट, ये एक्ट कर, इसका नाम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स, आई एम सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके आइए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ओके देखिए थोड़ा बार पढ़ते हैं इसको जो मैंने लिखा है यहाँ। इन IUPAC system longest chain with double bond is selected the chain is numbered in such a way, यहाँ पर है the chain is numbered in such a way that the double bonded carbon atom will get the lowest number. In case of alkenes प्राइमरी सफिक्स यूज इज इन, जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था, किस केस में, एल्केन्स में पढ़ा था, वहाँ पर यूज़ करते हैं हम एन, ठीक है। और फर्स्ट अगर हम एल्कीन की बात करें तो द फर्स्ट एल्कीन इज इथीन या इथाइलिन, क्लियर। यहाँ पर मैंने कुछ नाम दिए हैं, इथीन है, प्रोपानीन है, ब्यूटूइन है, ये हमारे पास IUPAC नेमिंग है, आप ट्राई करिएगा। एक काम करता हूँ, आपको मैं यहाँ पर एक कंपाउंड देता हूँ, इस कंपाउंड का नाम आप कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख लेना। यहाँ पर एक कंपाउंड देता हूँ मैं आपको, सपोज यहाँ पर मैंने ये लिखा है, इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं हम, ठीक है, ब्लैक से वैलेंसी पूरी करता हूँ, CH3CC, इसकी वैलेंसी पूरी, इसकी वैलेंसी CH3 CH3 आप इसका नाम देंगे कमेंट सेक्शन में, इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइसोमेरिज्म हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ था इन केस ऑफ एल्केन्स में, यहाँ पर भी हमने आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंट आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन एक्चुअल में जो आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे थे, आइसोमेरिज्म वही है, मतलब ऐसा फिनोमेनन इन विच अ कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट is represented by different structures and have different physical and chemical properties। वही यहाँ पर भी होगा, मतलब केमिकल फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। लेकिन यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म होगा वो दो टाइप्स का आइसोमेरिज्म, एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारे पास आएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो उतना आपकी सिलेबस में भी मेंशन नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इन केस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सेम है जैसे हमारे पास एल्केन्स का था, मतलब सेम केमिकल फार्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। देखिए इथीन और प्रोपीन, उनमें आइसोमेरिज्म नहीं होगा, आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा ब्यूटीन से, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन। तो ब्यूटीन का मैंने यहाँ पर आइसोमेरिज्म आपको शो किया है, देखिए मतलब स्ट्रक्चर इन, ये देखिए यहाँ पर कंपाउंड का केमिकल फार्मूला C4H8, इसका C4H8, इसका C4H8, लेकिन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ये हमारे पास है ब्यूटवानीन, ये हमारे पास है ब्यूटूइन, ये हमारे पास है 2-मिथाइल प्रोपवानीन, क्लियर। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन इनका केमिकल फार्मूला जो है वो सेम है, क्लियर। ये हमारे पास आता है। अब जो नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये हमने पढ़ना। देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम एल्केन्स के अंदर, एल्केन्स में हमने पढ़ा था कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम था उसको हम रोटेट करते थे, सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट हो सकता था, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है वो इजीली रोटेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसको रोटेट होने नहीं देगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रोटेशन जो है पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस जो कार्बन, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, दीज कार्बन एटम मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू देम, मतलब इन कार्बन एटम के साथ डिफरेंट
ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से पॉसिबल होगा। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि जब रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वेरी करेगा स्पेस में किसी कंपाउंड का, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, या स्टीरियोमर्स। अब ये स्टीरियोमर्स की एक स्पेशल टाइप है, कौन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक स्पेशल टाइप है। और यहाँ पर हम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को रोटेट नहीं कर सकते, इनको हम इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि एक कंपाउंड के साथ, देखिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी है, डाइक्लोरो इथीन, डाइक्लोरो इथीन, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी सेम है दोनों का, लेकिन these two structures differ in the relative arrangement of atoms or groups in the space। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर। अब देखिए मैं इधर ही आपको बता देता हूँ, ऐसा आइसोमर, ऐसा कंपाउंड जहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड से होगा उसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, और ऐसा आइसोमर जहाँ पर डिफरेंट एटम सेम साइड से होंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और इनको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर्स। अब सिस और ट्रांस के मैं यहाँ पर आपको, और आपको आप यहाँ से पढ़ लेना, मैंने ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख ली है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट कंडीशन बताऊँगा। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ब्यूटूइन की ली हुई है, ओके। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है सिस ब्यूटूइन, ये है ट्रांस ब्यूटूइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम ग्रुप जो है वो एक ही साइड से है, और यहाँ पर जो है सेम ग्रुप डिफरेंट साइड से है। क्लियर, अब ये सिस और ये ट्रांस है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो सिस वाला आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमर होता है, सिस आइसोमर पोलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पूछा जाएगा एग्जाम में भी, पोलर, और ये हमारे पास नॉन पोलर होता है। क्यों, देखिए ये पोलर इसलिए होता है कि उसका डायपोल मोमेंट देखो ये, और अगर ये देखा जाएगा इनका नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा, मतलब यहाँ पर मैं इससे शो करूंगा, नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में नीचे के लिए रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसका यहाँ के लिए और इसका यहाँ के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला जो डायपोल मोमेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, एज अ रिजल्ट इसके अंदर डायपोल मोमेंट नहीं रहेगा। इसलिए जो सिस आइसोमर वो दैट इज पोलर, और ट्रांस आइसोमर इज नॉन पोलर। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। क्यों, क्योंकि सिस आइसोमर में सेम ग्रुप सेम साइड से है, और ये आपस में ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे रिपल्सिव फोर्सेस, क्योंकि सेम ग्रुप में ज़्यादा रिपल्शन होती है, और यहाँ पर जो है सेम ग्रुप अपोजिट साइड से है, इसलिए यहाँ पर जो रिपल्शन होगी वो लीस्ट रिपल्शन होगी या मिनिमम रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। एनी कन्फ्यूजन, ये हमारे पास थे आज का टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।